कभी सोचा है कि भारतीय शास्त्रीय संगीत में ऐसा क्या है जो सीधा दिल में उतर जाता है? क्या चीज़ है जो इसे इतना गहरा, इतना भावुक बना देती है? चलिए आज मिलकर इसके डीएनए को ही डिकोड करते हैं। देखिए, ये मामला सिर्फ सुरों के उतार चढ़ाव का नहीं है, बात इससे कहीं ज्यादा गहरी है और इसका जवाब वो इसकी बुनियाद में छिपा है। तो चलिए सीधे इसकी जड़ों तक चलते हैं। और कमाल की बात यह है कि भारतीय संगीत की ये जो पूरी शानदार इमारत है ना, वो सिर्फ दो, जी हाँ, सिर्फ दो मजबूत पुराने स्तंभों पर टिकी है। और ये हैं वो दो स्तंभ। एक तरफ है लय यानी रिदम, जिसकी धड़कन हमें तबले जैसे साज में सुनाई देती है, और दूसरी तरफ है सुर यानी मेलोडी, जिसकी आत्मा तानपुरे की गूंज में बसती है। बस यही दो आधार हैं, लय और सुर। तो सबसे पहले स्तंभ को जरा करीब से देखते हैं, लय। अब लय का जो आधार है वो है ताल। ताल को आप समय का आर्किटेक्चर समझिए, एक ऐसा ढांचा जिसके अंदर पूरा संगीत सांस लेता है। और इसी ताल को समझने का ये एक तरह से ब्लूप्रिंट है, ताल के 10 प्राण। ये सिर्फ नियम नहीं है, बल्कि ये लय की वो 10 जीवन शक्तियां हैं जो इसे जिंदा रखती हैं। चलिए इनमें से कुछ सबसे जरूरी प्राणों पर एक नजर डालते हैं। तो सबसे पहला और सबसे जरूरी है काल, यानी समय का वो निरंतर बहाव जो कभी नहीं रुकता। आप इसे एक कैनवस की तरह सोच सकते हैं, जिस पर संगीत की पूरी तस्वीर बनाई जाती है। मतलब अगर समय ही नहीं तो ताल भला कैसे होगा? फिर आता है लय। आसान भाषा में कहें तो ये संगीत की स्पीड है, उसकी धड़कन। यही लय तय करती है कि संगीत का मिजाज कैसा होगा, एकदम शांत, ध्यान में डूबा हुआ जैसा विलंबित लय में होता है, या फिर ऊर्जा और तेजी से भरा हुआ जैसा द्रुत लय में। और फिर एक बहुत ही दिलचस्प चीज है, जाति। ये हर एक बीट के अंदर की बनावट है। समझिए कि हर बीट की अपनी एक अलग पर्सनालिटी है। यही तय करता है कि एक बीट के अंदर कितनी बारीकियां हैं जो ताल को उसकी अपनी एक अलग फील और खूबसूरती देती हैं। ठीक है, तो लय की बुनियाद तो समझ आ गई। अब वक्त है दूसरे स्तंभ की तरफ बढ़ने का। चलिए मेलोडी यानी सुरों के अनगिनत रंगों की दुनिया में गोता लगाते हैं। किसी भी राग की जो कहानी है वो दो तरह के सुरों से बुनी जाती है। पहले हैं शुद्ध स्वर, जो हमारे जाने पहचाने 7 स्वर हैं, सा, रे, गा, मा। और फिर आते हैं विकृत स्वर। ये शुद्ध स्वरों के ही थोड़े बदले हुए रूप हैं। और संगीत में जितने भी भाव हैं ना, खुशी, उदासी, बेचैनी, वो सब इन्हीं के इस्तेमाल से पैदा होते हैं। अब ये जो देख रहे हैं ये बहुत खास है। ये कोई प्रिंटेड किताब नहीं है, बल्कि एक संगीतकार के हाथ से लिखी एक पुरानी तालिका है। ये इस बात का सबूत है कि कैसे सदियों से संगीत के गुरुओं ने सुरों को समझा है और उनके दायरे को बढ़ाया है। ये संगीत के विकास का एक जीता जागता पन्ना है। और यही बात तो साबित करती है कि भारतीय संगीत कोई म्यूजियम में रखी हुई चीज नहीं है। नहीं, ये तो एक जिंदा, सांस लेती हुई परंपरा है जो लगातार बहती रही है, विकसित होती रही है। हर पीढ़ी के कलाकारों ने इसमें अपने नए विचार और नए सुर जोड़े हैं। जरा इस चार्ट पर नजर डालिए, ये विकास कितना साफ साफ दिखता है। भरत मुनि के दौर में 9 सुर माने जाते थे। सदियों बाद भातखंडे जी के समय तक ये गिनती 19 तक पहुंच गई, और सोमनाथ जैसे विद्वानों ने तो 29 सुरों तक की बात की है। सोचिए, सुरों की समझ में कितना बड़ा फर्क आया है। और ये रही वो पूरी टेबल जो उस चार्ट का डेटा दिखाती है। एक बात पर गौर कीजिए, जो शुद्ध 7 सुर हैं वो हमेशा साथ ही रहे। वो संगीत का आधार है, उसकी रीढ़ की हड्डी। सारा जो बदलाव आया है वो विकृत सुरों में आया है, 2 से बढ़कर 22 तक। यह दिखाता है कि कलाकार अपनी भावनाओं को और भी सूक्ष्मता से जताने के लिए कैसे नए नए सुरों की खोज करते रहे। तो हमने लय के ढांचे को देखा और सुरों के रंगों को भी समझा। लेकिन असली जादू तो तब होता है जब ये दोनों स्तंभ एक साथ आकर मिल जाते हैं। जब लय और सुर एक हो जाते हैं तब वो संगीत बनता है जो हमें मंत्रमुग्ध कर देता है। और देखिए, हमारे स्रोत में भी कितनी गहरी बात कही गई है। जो व्यक्ति 10 प्राण समझ गया, उसने रिदम का आधार समझ लिया। मतलब ये सिर्फ कुछ नियम या टेक्निक नहीं है। इन सिद्धांतों को समझना इस कला की आत्मा को, उसकी रूह को समझने जैसा है। तो आखिर में एक सवाल के साथ छोड़ जाते हैं, ये कैसे मुमकिन है कि इतने पुराने, इतने तय किए हुए नियम आज भी एक ऐसी कला को जन्म देते हैं जो इतनी आज़ाद है, इतनी भावुक है और जो समय से परे है? शायद बस यही है भारतीय संगीत का असली डीएनए।